तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सबसे पहले सारा हाथ जोड़ के राम राम है और बड़े बुजुर्गों के पैर का लावन है। भाई अर्शदीप जी ने बात बताई हिसार के धरने वाली, उसके अलावा जो दो और बातें बतानी है जिसकी ड्यूटी मेरी लगाई गई है, कम समय में ज़्यादा बात बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज गौशाला का भी प्रोग्राम है। आप सारे बुद्धिजीवियों को, सारे क्रांतिकारियों को वहाँ भी जाना है, इसलिए प्रोग्राम आज सुबह 10 बजे कराया। देखो प्रोग्राम यो है जी, बहुत सारे संगठनों ने मिलकर, जो संगठन एक बार अपने पिछले आंदोलन के बाद थोड़े काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद हो गए थे, उनमें से काफी ज्यादा को 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर को जो इस उस पर आगे कि भाई आगे चुनाव अपन नहीं लड़ने, चुनाव से दूर रहना है और अपन लड़ाई लड़नी, आंदोलन लड़ना है, तो ऐसे ज्यादातर संगठनों ने विचार चर्चा करके फैसला किया कि भाई चुनाव का टाइम है, केंद्र के इलेक्शन है, इस साल हरियाणा में भी इलेक्शन है और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी से एक बात कर रहा है लोग इलेक्शन तक पहला इकट्ठे होकर जागरूक ना हो जाए, कभी आंदोलन ना करते, कभी अंदर वोटा का नुकसान ना हो जाए। इस बात पर राजनीतिक पार्टियां कर, उसके अलावा राजनीतिक पार्टियां किसी बात नहीं करती। अपन ने पिछले 10 साल में भी देख लिया, उसने पहला भी अपन देख लिया, उसके अलावा हमारे आपकी कोई वैल्यू नहीं है राजनेताओं की नजरों में। तो सारे साथियों ने मिलकर टाइम है, आंदोलन का टाइम है और तारीख तक की दिल्ली चलाने की 13 फरवरी। अब 13 फरवरी में आप अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलेंगे और बहुत सारे बुजुर्गों का ज्ञान भी होगा। 2009 में जब इलेक्शन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2008 के आखिर में 2009 के इलेक्शन से पहले किसानों की कर्ज मुक्ति के मुद्दे पर बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यो गया था अगर ये देश की 50% तो फालतू आबादी बनाए हुए हैं, अगर ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए, किसान हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सके है। एक साथ 2008 में ये घोषणा करी थी सरकार ने कि भाई हम पूरे देश के किसानों का 60,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देंगे। कारण क्या था, अब दबाव बनाने में सफल हो गए थे चुनाव से पहले, और अगर आज भी अब दोबारा सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो जाए तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी हमारी बात मानना। अगर आपका ध्यान हो, जब पिछला भी अपना आंदोलन था 2020-21 साल, एक साल बैठे रहे, अपनी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, 12 दौर की मीटिंग हुई, मीटिंगों में कुछ नहीं निकला। लेकिन जब यूपी का चुनाव सिर पर आ गया और सरकार में यह बात लागी अगर भैया आंदोलन वाले यूपी में बढ़ गए तो राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके डरते उन्होंने 3 कानून उल्टे लिए थे। तो ज्यादातर संगठनों ने इकट्ठे होकर 13 फरवरी की दिल्ली चलाने की कॉल दी है और जो संगठन अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं उनके लिए भी, उनको बात करने के लिए भी, उनने भी इकट्ठे करने खातर एक 6 मेंबर की कमेटी की भी घोषणा करी। भाइया और भाइया तभी बात करेगी, ज्यादा से ज्यादा अपन मजबूती बनानी है क्योंकि अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। सारा भाईचारा इकट्ठा होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, एक विचार वाले लोग इकट्ठे होंगे, जब वह आंदोलन जीता जा सके, जब वह मोर्चा जीता जा सके, मोर्चा लड़ा जा सके। तो उस 6 मेंबर कमेटी ने 1-2 रूल रेगुलेशन बनाकर और सारे भाइयों से बात करने लग रहे हैं। भाई जैसे एक सबसे बड़ा रूल, तो एक मेन रूल तो ये है कि भाई अपनी लड़ाई, अपना काम है आंदोलन लड़ना, लोगों की लड़ाई लड़ना, चुनावी राजनीति करना अपना काम नहीं है। पिछली बार भी जब कुछ भाई हमारे चुनाव में चले गए थे आंदोलन खत्म होने के बाद, तो उस तक मोर्चे की कमजोरी बनी थी पूरे देश में। तो इसलिए 6 मेंबर की कमेटी बनाई है। भाई जो भाई भी बच रहे हैं, जो संगठन पर बच रहे हैं, उनसे भी बात करके उनने भी इकट्ठे करो, आप मजबूती का आंदोलन लड़ेंगे 13 फरवरी। और जो 13 फरवरी का आंदोलन है उसकी तैयारी के लिए पंजाब में 3 बड़ी बड़ी महारैली होली। 14 दिसंबर ने शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव सराभा में हुई,
2 जनवरी ने अमृतसर के जंडियाला गुरु नानक मंडी में हुई, 6 जनवरी ने बरनाला की राज मंडी में हुई। और कोई भाई सोशल मीडिया पर अगर उन्होंने कोई वीडियो देखी होगी, क्योंकि मीडिया तो हमारी बात दिखाता नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के मैं थोड़ा काम करते उनकी तो ब्रेकिंग न्यूज लाइव चल रहा है। आप कितना ही बड़ा काम कर ले, कितने मानस इकट्ठे कर ले, मीडिया अपनी बात दिखाता नहीं। तो सोशल मीडिया पर अगर किसी भाई ने देखा होगा तो पंजाब की वे तीनों पंचायत 1-1 लाख तक फालतू आदमियां की थी, तीनों पंचायत। और पंजाब में बिल्कुल गांव तक तैयारी करी जाने लग रही है भाई, एक गांव तक लिस्ट बनाने लग रहे हैं भाई, इस गांव से इतनी ट्रैली चल लेंगी, इस गांव से इतनी ट्रैली चल लेंगी, इस गांव से इतनी चल लेंगी, पूरी फुल मोड पे तैयारी चल रही है। और इतनी बार हम नहीं होते हैं कि पिछले 3-4 महीने से इस प्लानिंग में लग रहे थे। पहले तो शुरुआत में 3-4 महीने पहले तो 40-50 संगठनों ने यह तैयारी करी थी। पहले डेट दी थी 26 फरवरी, लेकिन 35-40 संगठन और जुड़े, उनने विचार विमर्श करके डेट चेंज करके 13 फरवरी रखी। तो उसी समय तो यह बात तय करी थी 3-4 महीने पहले तय कि भाई अब की बार अपन भारत के हर राज्य के किसान शामिल करने आंदोलन में। ठीक है, कोई केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पर के राज्य घनी दूर है, उड़े तो 10,000 की बजाय कोई बात नहीं 5,000 किसान शामिल हो जाओ उन राज्य तक, लेकिन समूलियत भागीदारी अपन हर राज्य की करनी है। उसके लिए बाकायदा 5 बड़ी पंचायतें दक्षिण भारत के राज्य में हुई, केरल में हुई, कर्नाटक में हुई, तमिलनाडु में हुई, तेलंगाना में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई, और पूर्व के राज्य उड़ीसा में भी 26 नवंबर में बड़ी पंचायत हुई गंजाम जिले में। तो सारे साथी ये प्रयास कर रहे हैं अब भाई ज्यादा से ज्यादा मजबूती का आंदोलन लड़ा जावे। जो अगर पंजाब में 3 बड़ी महापंचायत हुई, उसी तरीके से अपने हरियाणा में 1-2 जिले की पंचायत तो चल रही है। अंबाड़े कैट भी हुई, जीटी रोड में सोनीपत पानीपत कैट भी हुई। एक बड़ी पंचायत आप स्टेट लेवल की रख रहे हैं 3 फरवरी ने नारनौंद के राजमंडी में। देखो, आपके सहयोग के बिना या रैली या पंचायत सफल नहीं हो सकती। और अगर आप जिस तरीके से आपने पिछले आंदोलन में सेवा करी, अगर उसी सोच के साथ, उस तरह फालतू जज्बे के साथ आप सारे क्रांतिकारी आदमी बैठे हो, अगर आपने ठान ली कि आपने आंदोलन भी सफल करना और अपनी रैली को भी रैला बना देना है, तो फिर सरकार ने भी संदेश जाओगा और दूसरे राज्य के अपने किसानों ने भी संदेश जाओगा कि भाई हरियाणा कति आंदोलन लड़ने तैयार बैठा है। और ये वक्त सही है, कहना कोई चोट मारने का टाइम ही है, कति लोया गर्म हो रहा है, ई बाबा चोट मारेंगे तो नतीजा होगा। पाछे आप कितनी चोट मारे जा कोई नतीजा नहीं आओगा। ईब तो अगर आप मजबूती का आंदोलन शुरू कर देंगे, चुनाव के डरते सरकार ने अपनी बात माननी पड़ेगी, सरकार ने झुकना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं झुकी तो सरकार ने उसका नुकसान चुनाव में भारी भरकम उठाना पड़ेगा। हो सके है कि दूर के राज्य के घने किसान भाई ना आवे, लेकिन यदि अपना आंदोलन शुरू हो गया और सरकार ने अपनी बात नहीं मानी तो उन भाइयों के दिमाग में भी असर पड़ेगा। मैं अपने एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैंने जैसे बताया कि 10-12 दिन लगातार दक्षिण भारत में पंचायत थी, तो केरल में जब गए, केरल के पालघाट जिले में, जिसने पालेकाड जिला भी बोल रहे हैं, उसमें पंचायत थी 20 दिसंबर की। तो वहां पे दिन में जो केरल के अपने किसान संगठन थे, उनके भाई आपा ने ले गए, भाई चलो खाना खा लो, रेस्टोरेंट में ले गए। तो रोटी तो मिल रहे हैं, तो मैदे की मिल रहे हैं, बाकी जो उनका अपना लोकल खाना था वो खाने चले गए। तो हमने उन तक ही कहा भाई हो तो थोड़ा बटा रेस्टोरेंट लाके इसमें कि रेस्टोरेंट में क्यों ले आए था, आपा भी किसान है, हम भी किसान हो, क्यों खर्चा करना है भाई, कम से कम में खा लो। तो ये बात सुनकर उस रेस्टोरेंट का मालिक आया, उसने कहा बोला जी मैंने तो ये कह रखी है कि हरियाणा और पंजाब से जो किसान आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग आएंगे और जितनी बार भी आएंगे, मतलब मेरे इस रेस्टोरेंट पर उनके लिए फ्री खाना है, मुफ्त सेवा है। और सामने एक और पालघाट में रेस्टोरेंट, सबसे बड़ा उनका रेस्टोरेंट है कपिला वस्तु, उसमें गए, उसके मालिक ने भी ये बात कही। ये कोई हम जो 10 आदमी जा रहे थे हरियाणा पंजाब, ये उनका मान सम्मान नहीं है, ये उनकी इज्जत नहीं है, ये आप सब की इज्जत थी जिन्होंने आंदोलन लड़ा।
हमने उस रेस्टोरेंट के मालिका ने पूछा, मगा जी हमारे खातर खरी क्यों? उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने 378 दिन लड़ाई लड़ी हो, हमारे खातर भी तो लड़ी थी। बोले हमारी दूरी ज्यादा थी, 2-3 हजार किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए हम 2-4 दिन जा पाए और काम धंधा मुड़ रहे थे। लेकिन आपने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे खातिर तो लड़ी है। आपने इतने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को लंगर में, भंडारे में भोजन कराया, पूरा हम भी भोजन करके आए। तो आप लोग हरियाणा पंजाब से आए हो तो कि हम एक दिन आपने भोजन नहीं करा सकते? तो अगर आंदोलन होगा, सरकार ज्यादती करेगी, तो वो तो दूर का, वो केरल का भाई है जिसकी आस्था हमारे आप सब तक जुड़ रही है, अगर वो आ नहीं पाओगा तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा, उसके भी विचार जाओगा कोई सरकार गलत कर रही है, का विरोध करना है। जब आंदोलन चल रहा था, हमने आज भी याद है, बंगाल के इलेक्शन थे, बीजेपी और टीएमसी बराबर बराबर चल रही थी। अपने किसान आंदोलन वाले जब बंगाल में गए और 2-3 रैली करके आए, बड़ी बड़ी रैली हुई, कोलकाता के सेंट्रल स्क्वायर पे भी रैली हुई, और जब किसानों ने बताई कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, तो एकदम तो हवा पलट गई। जो बीजेपी बराबर चल रही थी, वह बीजेपी 60 सीटा में से बैठते रहेगी बंगाल में। तो यो टाइम बड़ा महत्वपूर्ण समय है, इसमें हम सारे ईमानदारी से प्रयास करने लगे। और आपका भी निवेदन है, अपने किसी के लिए छोटा मोटा वैचारिक मतभेद हो, आप किसी के लिए ना बनती हो, आप उसने भुला के कुछ समय के लिए अपनी अगली पीढ़ी खातर, अपने बालकन खातर सारे मतभेद दूर करके अपन यो आंदोलन लड़ना है। और एक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे कि जो 3 फरवरी वाली रैली है, जिस तरीके से पंजाब में एक तबड़ के एक रैली हुई, सारे में 1 लाख तो फालतू आदमी अपन चारों तरफ के गांव में जाने लग रहे हैं और जिला की भी ड्यूटी लाने लग रहे हैं। अपन इसी मेहनत करके वह इतनी बड़ी रैली करनी है कि पंजाब वाले या बात के रैली खत्म होने के बाद अक भाई पिछले आंदोलन की तरिया इनकी बार भी पंजाब से ज्यादा हरियाणा आंदोलन लड़ने तैयार बैठा है। और जो मांग है अपनी, जो 13 फरवरी वाले आंदोलन की मांग है, 3 मेजर मांग है, 3 बड़ी मांग है, 2-3 छोटी छोटी मांगे हमारी और है। पहली मांग है भाई सरकार एक बार देश के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, उनका कर्जा सारा माफ करे, क्योंकि इस सरकार ने 2014 से लेकर 2022 के बीच में 8 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों का 14,53,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कराया है। जब कंपनियां खातर 14,53,000 करोड़ का कर्जा माफ कराया जा सके है, तो हमारे और आपका कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? कंपनियां ने तो मौज मारी और फिर भी उनका कर्जा माफ होया, हम और आप कर्जदार क्यों हुए? क्योंकि लगातार सरकार ने हमारे तक फसलों का भाव ठीक नहीं दिया। आपा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कोई कसर नहीं थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियां कारण आप कर्जदार हुए। तो एक बार तमाम किसानों का कर्जा माफ कराया जावे, या मांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार कर्जा माफ। दूसरी मांग यह है कि आगे किसान कर्जदार ना हुए, इसके लिए जरूरी है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, जो 2007 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट को ना कांग्रेस ने लागू किया ना भाजपा ने लागू किया, जो रिपोर्ट यह बात कह है अब भाई किसानों का गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, वह रिपोर्ट लागू करी जावे। जो आज इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो अग्निवीर बना दिए भाजपा ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी, 2014 से पहले वे कुर्ते काट के प्रदर्शन कराया करते हरियाणा में, और भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लेकिन राजमान के बाद 10 साल हो लिए उन्हें लागू नहीं करी। और जो तीसरी और बड़ी मांग है, इसके दूसरी मांग के साथ साथ एमएसपी दिया जाए, वो 4,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए गेहूं का स्वामीनाथन आयोग के अनुसार, और एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए, जो अपनी पिछले आंदोलन में भी मांग थी। और आखिरी और सबसे बड़ी मांग अपनी यह है कि जो 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून था, जो यह बात कहा करता भाई किसी भी किसान की जमीन लेने तक पहला 70% किसानों की सहमति लो, कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर दो, वो एक कानून दोबारा तक पूरे भारत में लागू कराया जावे। जो ये नए कानून के तहत जो 2021 में हरियाणा में बना दिया, उसके तहत जो लूट चल रही है वह लूट बंद करी जावे। इन मेन मांगों ने लेकर 13 फरवरी वाला अपना आंदोलन है। और एक और महत्वपूर्ण बात,
जो सारे मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को ध्यान से सुननी चाहिए। एक बड़ा मसला, एक बड़ी तलवार जो अपने सर पर लटक लग रही है, वो यह है कि 2 महीने पहले एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार को यह सिफारिश करी कि अमेरिका तक, कनाडा तक, रूस तक, जो और देशों तक गेहूं आवे है, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 40% लगा हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाए। अब आप कहोगे इससे हमने क्या फर्क पड़ा भाई, इंपोर्ट ड्यूटी के चीज हुआ है? तो बिल्कुल सरल भाषा में 1 मिनट में अगर बतावे, अमेरिका जिसे जो देश है, जर्मनी जिसे जो देश है, इंग्लैंड जिसे जो देश है, उड़ेगे किसान की आमदनी फसल बेचने से नहीं होती जो अपने आड़ा हुआ है। उड़ेगे किसान की आमदनी सब्सिडी तो हुआ है। अमेरिका में एक किसान ने साल में 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिला है। उसने फसल बो दी, फसल खराब होगी, फसल ठीक रहेगी, ये होया के नहीं होया, उसके खाते में 42 लाख रुपये आ जाएंगे। जर्मनी में एक किसान ने, जो उनकी सरकार सब्सिडी दे रहा, सब्सिडी उनके खाते में आ जाएगी। चाइना में जो सरकार सब्सिडी दे रहा, उनके खाते में आ जाएगी। अपने किसान की आमदनी सब्सिडी से नहीं, अपने किसान की आमदनी फसल बेचने का होगा। तो जिस किसान ने 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिला अमेरिका के किसान ने, उसने इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका गेहूं 2175 में बिका, 2000 में बिका, 1800 में बिका या 2200 में बिका। उदाहरण के तौर पर मान लो हमारे यहाँ कोई नामरोज का जमींदार भाई है, कोई 5 किले का जमींदार है, और सरकार यह बात तो है अब भाई हम साल में तेरे खाते में 7 लाख रुपए की सब्सिडी दे देंगे, तो उस किसान भाई ने क्या फर्क पड़ेगा इस बात का? अब भाई गेहूं 1800 पे क्या, 1900 पे क्या, 2000 पे क्या या 2500 पे क्या? जब 5 किले के जमींदार के खाते में 7 लाख रुपये आ रही है सब्सिडी के, तो उसकी कमाई तो होगी। तो अमेरिका के किसान ने जो इतनी भारी भरकम सब्सिडी मिला है, वो अपना गेहूं अपनी सरकार को 1600-1700 रुपए क्विंटल में देते हैं। 100 रुपया उसके ऊपर भाड़ा लगा के अमेरिका की सरकार उस गेहूं ने भारत में 1800-1850 रुपए क्विंटल बेचते हैं। अगर वो भारत के गेहूं हमारे अड़े के गेहूं तो सस्ते भाव में आ गया, तो एक बात बताइए आप सारे के सारे, अगर अमेरिका का गेहूं 1800 रुपए का अड़े पहुंच गया, तो क्या कोई अपना गेहूं 2175 में कोई खरीदेगा? कोई व्यापारी खरीदेगा? कोई भाई उसने तो सस्ता चाहिए, उन्हें 1800-1850 का अमेरिका में मिल रहा है, वो उसने खरीदेगा। हमारे अड़े 2175 में कौन खरीदेगा? तो इसीलिए जो भारत में जितने भी कृषि प्रोडक्ट आए हैं, कृषि उत्पाद जितनी भी फसल दूसरे देश आए हैं, उनकी कीमत हमारे यार्डे की फसलों तय कम ना हुए, इसलिए सरकार उस पर टैक्स लगा दे है, जिसने अंग्रेजी में बोला है इंपोर्ट ड्यूटी, हिंदी में बोला है आयात शुल्क। तो जो अमेरिका 1800 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचने तैयार है, आज उसके ऊपर 40% टैक्स लगा रखा है सरकार ने। 40% टैक्स लगा के उस गेहूं का रेट बढ़ गया 2500-2550 रुपया क्विंटल, यानी अपने 200-300 रुपए ज्यादा हो गया। इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला, कोई मिल वाला, कोई आटा चक्की वाला गेहूं खरीदा है, वो अमेरिका का ना खरीद कर हमारे आने का खरीदा है, क्योंकि अपना 2175 का है, टैक्स लगने के बाद उनका 2550 रुपए का। तो सरकार क्या ही कर रही है, एफसीआई ने सिफारिश दी है कि भाई जो अमेरिका से और देशों से गेहूं आवे है, उस पर जो 40% टैक्स लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगा, वह भारत सरकार हटा दे। अगर वह उसके ऊपर फैसला फरवरी 1 से लेकर फरवरी 15 के बीच में सरकार करेगी। यदि हमारे जागरूक होकर आंदोलन नहीं लड़ा, तो हो सके सरकार वह इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे, और वह इंपोर्ट ड्यूटी घटगी तो जो अप्रैल मई में हमारी गेहूं की फसल आओगी, हमारा गेहूं रुदा हंडेगा, हमारे गेहूं को खरीदेगा नहीं। और अगर किसी बुजुर्ग ने, किसी नौजवान साथी ने ये लग रहा हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं नौजवान जो फोन चलाते हैं उन तक कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी अपने बुजुर्गों को फोन में काट के दिखाओ कि एफसीआई ने 2 महीने पहले इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार को क्या सिफारिश भेजी है। अगर आप मजबूत खड़े हो गए, करते दिख गए, और भाई हमने बात मेरा पार्ट ली है, और अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन लड़ेंगे, तो सरकारी इंपोर्ट ड्यूटी घटावे नहीं तो इंपोर्ट ड्यूटी घटावेगी। जब 9 और 10 सितंबर ने पिछले साल G20 सम्मेलन था, ध्यान करो, 7 और 8 सितंबर को जो अमेरिका की व्यापार रिप्रेजेंटेटिव थी कैथरीन टाई, एक महिला, उसकी मीटिंग हुई पीयूष गोयल हमारे देश के मंत्री के साथ। चने पे, दाड़ा पे, सेब पे,
अखरोट पे बादाम पे जो अमेरिका का आया करते उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी घटा दी। अरीब बारी है गेहूं की। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इन तमाम मांगों में मजबूती का आंदोलन लड़ना है। 13 फरवरी का अपना आंदोलन है, उसकी तैयारी खातर 3 फरवरी ने नारनौंद में अनाज मंडी में रैली टेकी है। एक हाथ जोड़ के निवेदन है, 3 फरवरी शनिवार का दिन है। अगर आप चाहोगे तो इतना बड़ा आपका, इतना क्रांतिकारी आपका एरिया है, अगर आप चाहोगे तो आप अकेले उस रैली में रैला बना सको। तो सारा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, हमारा हाथ जोड़ का आपसे निवेदन है कि 3 फरवरी ने सारे अधिक संख्या में पहुंचो। और इसके अलावा जो बात हर्षदीप गिल जी ने भी बताई शुरू में कि हिसार सेक्रेटरिएट के बाद जो धरना लग रहा है वो सबकी साझी लड़ाई है। सब मजबूती से लड़ेंगे तो ये जीता जाओगा। अकेले अकेले गांव दौरा, अकेले अकेले मनसा दौरा कुछ नहीं होना। जब भी समय आप हिसार जाओ 5-7 आदमी घंटा 2 घंटा धरने पर जरूर बैठ जाओ ताकि मजबूती मिल जाए। और भी तमाम गांवों में प्रोग्राम चल रहे हैं, कल भी प्रोग्राम थे, परसों भी थे, आज भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है। तो इन सारी बातों में गौर करियो। कोई बात गलत लिख गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ कर माफी मांगे, अपना भाई अपना बेटा समझ कर माफ कर दियो। बहुत बहुत